नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय सर और हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं और आप इस दिशा में बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं और हमें यह बिल्कुल चैनल के माध्यम से हमें पता चल रहा है। तो अच्छी बात है, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और ऐसे ही हम एक एक करके इंग्लिश को धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे। चलिए, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है सिंपल सेंटेंसेस। तो हम रोज़ जो भी हम लोगों से आसपास, ऑफिस में, घर में, कहीं भी हम जितने भी बातचीत करते हैं तो लगभग उसमें से 50% जो सेंटेंस होते हैं वो इसी सिंपल सेंटेंसेस के होते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। जैसे दो महिलाएं हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो वो बात करते हैं तो पूछते हैं कैसे हैं आप, तो बताते हैं मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ। इस प्रकार से वो अपने बारे में बता रहे हैं। अब वो भी अपने बारे में पूछेंगे तो उनको भी बताएंगे कि हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, अभी मेरा स्थिति ठीक नहीं है। इस प्रकार से दो महिलाएं आपस में बात कर सकती हैं। ऐसे ही दो दोस्त हैं जो बहुत दिनों के बाद मिले हैं, वो अगर बात करेंगे तो पूछेंगे अरे यार बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या करते हो? तो बोलेगा मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। तो क्या बता रहे हैं? अपना ऑक्यूपेशन बता रहे हैं, प्रोफेशन बता रहे हैं, पेशा बता रहे हैं। ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि आप क्या करते हैं? बोले कि अब मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। तो बातचीत करते करते वो किसी तीसरे दोस्त के बारे में पूछने लग जाते हैं, वो क्या करता है आजकल? तो बोल रहे हैं कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो इस प्रकार से हम किसी व्यक्ति का हम प्रोफेशन बता रहे हैं। हो गया। अब देखिए, आसपास की जो वस्तुएं हैं उसके बारे में भी हम कुछ बताते हैं। जैसे कि बोलेंगे कि ये जो बोर्ड है वो ग्रीन है, ये अलमीरा है वो बड़ा है, पंखा है छोटा है, या ये जो फर्श है वो गीला है, ये कंप्यूटर है बहुत महंगा है, मेरा शर्ट है वो सफ़ेद है। तो इस प्रकार से हम क्वालिटी भी बताते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के सेंटेंस के मुख्य विशेषता क्या है, हम ऐसे सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे कि ये इस सेंटेंस के अंदर आते हैं। चलिए देखते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में कर्ता द्वारा किसी भी कार्य को करना नहीं बताया जाएगा। नो एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को किया जा रहा है, कर रहा है, इस प्रकार से इस सेंटेंस में नहीं बताया जाएगा। तो क्या बताया जाएगा? बताया जाएगा, देखिए, कर्ता जो सब्जेक्ट, जो वाक्य का पहला वर्ड होता है, तो उसके बारे में क्या बताया जाएगा? उसका ऑक्यूपेशन बताया जाएगा। उसी को प्रोफेशन बोलते हैं, मतलब उसका पेशा। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा है, मैं अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे ये नहीं बताया जाएगा कि मैं पढ़ाता हूँ। अगर बोले कि मैं पढ़ाता हूँ तो उसका ट्रांसलेशन या उसका जो फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन होगा वो अलग तरीके का होगा। तो अभी यहाँ पे केवल ये बता रहे हैं, उसका प्रोफेशन बताएंगे, आई एम अ टीचर, मैं अध्यापक हूँ। उसी प्रकार देखिए, कंडीशन, स्थिति या परिस्थिति। जैसे कोई लिखा है यहाँ पे तुम खुश हो, उसका भी परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है? वो खुश है, कुछ अच्छे दिन चल रहे हैं उसके, तो तुम खुश हो, तो यू आर हैप्पी। तो ये इसका, इस व्यक्ति का स्थिति है। और इसी प्रकार देखिए क्वालिटी, किसी का हम गुण दोष बताते हैं, गुण बताते हैं, विशेषता बताते हैं इस सेंटेंस के माध्यम से, तो वो भी सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे लड़की सुंदर है, हम लड़की के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि लड़की जो है वो सुंदर है। तो कोई सुंदर है तो सुंदर है बता सकते हैं, बदसूरत है बता सकते हैं, छोटी है, मोटी है, पतली है, दुबली है। तो ये जितनी विशेषता जो हम बता रहे हैं इन सेंटेंस के माध्यम से, तो ये सारे सेंटेंसेस इसी सिंपल सेंटेंस के अंतर में आते हैं। तो इस प्रकार से हम जो वर्तमान समय में जो बताते हैं, किसी का प्रोफेशन और कंडीशन और उसका क्वालिटी, तो उसको हम प्रेजेंट के रूप में बोलते हैं। अब किसी का पास्ट है, मतलब बीते समय में वो कैसा था, उसका गुण कैसा था, उसका व्यवसाय कैसा था, ये अगर हमको बताना है तो हम पास्ट टेंस से संबंधित उसको बताते हैं। और इसी प्रकार से अगर भविष्य में, फ्यूचर में वो क्या होगा, उसकी स्थिति कैसे होगी, उसका गुण क्या होगा, ये बताना है, तो उसका जो ट्रांसलेशन होगा वो फ्यूचर का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसके अनुसार बनेगा। तो इसको कुल मिलाकर ये जो इज, एम, आर दिख रहा है, वाज, वर और विल बी, इसको बोला जाता है बी फॉर्म। तो बी फॉर्म क्यों बोला जाता है? बी का मतलब होता है होना, तो बी का मतलब होता है होना। तो यहाँ पे जो हो रहा है, जो है,
तो होना का ही ये एक स्वरूप है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे डॉक्टर होने की बात बताई जा रही है। अब जैसे बोलेंगे कि मैं खुश हूँ, तो मेरे खुश होने की जो परिस्थिति है, स्थिति है, उसको बताया जा रहा है। तो मुख्य चीज़ क्या है? होना। मैं हूँ या आप हैं या वो है, तो बी का मतलब हुआ होना। ऐसे ही पास्ट में अगर उसकी स्थिति परिस्थिति क्वालिटी के बारे में बताया जाएगा तो ये स्ट्रक्चर होगा वाज वर का। और हिंदी में उसका जो होता है अनुवाद होता है, हिंदी का अर्थ होता है था, थी, थे। आगे जब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फ्यूचर में यूज़ होता है विल बी, और हिंदी सेंटेंसेस के हिसाब से उसमें जो होगा होगा शब्द आएगा कि आगे मैं क्या होऊंगा, वो क्या होगा, इसका गुण क्या होगा, उसकी परिस्थिति क्या होगी। इस प्रकार से तीनों काल में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में इसके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। और उसके लिए इज एम आर, इसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। इज एम आर प्रेजेंट के लिए, वाज वर पास्ट के लिए, और विल बी फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है हमने यहाँ पे एक साथ बता दिया है। जैसे सबसे पहले में क्या आएगा? सेंटेंस के शुरू में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर। अगर प्रेजेंट है तो तीनों में से कोई एक आएगा। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस जो है पास्ट से संबंधित है, पास्ट से रिलेटेड है, भूतकाल का है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर आपका जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, दोनों में से कोई एक आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई चीज़ है, रेस्ट पार्ट है, तो वो आ जाएगा। तो मेन स्ट्रक्चर यही है। फ्यूचर का है तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा विल बी, और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से इस दिए गए स्ट्रक्चर से हम सिंपल सेंटेंस से संबंधित बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बनाते हैं, और हम इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी हम इन तीनों काल से संबंधित, तीनों टेंस से संबंधित जो स्ट्रक्चर होंगे और सेंटेंसेस बनेंगे, उसको हम अलग अलग करके डिटेल में सीखते हैं। चलिए, सिंपल सेंटेंस में हम वर्तमान में अगर कोई सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट में, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा वो हम समझते हैं। देखिए प्रेजेंट में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद में इज, एम, आर, ये तीनों में से कोई एक होगा, और ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट के आधार पर ये तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा। उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं खुश हूँ, देखिए मेरी क्या बता रही? परिस्थिति बता रही कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तो आई एम हैप्पी, क्या हो रहा है यहाँ पे? आई एम हैप्पी। हम खुश हैं, आई का मतलब मैं, अब हम बोल रहे हैं तो हम का क्या होता है? वी आर हैप्पी। एक और इसी में देखते हैं, मनोज खुश है, मनोज इज हैप्पी। क्लियर? और आगे देखते हैं, वह तैयार है, अगर वह लड़का है तो क्या हो जाएगा? ही इज़ रेडी। तुम बढ़ई हो, ये प्रोफेशन बता रहे हैं यहाँ पे। यू आर अ कारपेंटर, मेरा नाम संजय शर्मा है, ये अपना नाम बता रहे हैं। माई नेम इज़ संजय शर्मा। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस प्रेजेंट में बना सकते हैं। अब देखिए, सेंटेंस तो बन रहे हैं और हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, और जितने सेंटेंस बनेंगे उतने ही उसमें सब्जेक्ट रहेंगे, क्योंकि सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि उस सेंटेंस में उसी के बारे में बताया जाएगा, उसी के प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन, उसी के बारे में बताया जाएगा। तो जितने सेंटेंस उतने सब्जेक्ट। अगर हम हजारों सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे पास हजारों सब्जेक्ट होंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे, इतने सारे सब्जेक्ट होंगे, तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम इन तीनों में से किस में क्या लगाएं, क्योंकि तीन हैं और सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं। तो इज आएगा, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ एम आएगा, और कौन सा सब्जेक्ट के साथ आर प्रयोग किया जाएगा, ये एक कन्फ्यूजन वाली बात हो सकती है। तो देखिए, एक ट्रिक के द्वारा, एक फिक्स नियम के द्वारा हम उसको जान लेते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो किस सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे। और अगर आप इसको एक बार अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आप पूरे जीवन भर नहीं भूलेंगे, और आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किस हेल्पिंग वर्ब को किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है। चलिए इसमें देखते हैं। एक मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। जैसे आपके घर में एक कमरा है, उस कमरे में गए, अब वहाँ पे रसगुल्ला रखा हुआ है,
प्लेट में सफ़ेद रसगुल्ले हैं, रखा हुआ है और आपको बहुत अच्छा लगता है उसको खाना और आजू बाजू कोई नहीं है, तो आप जैसे ही देखेंगे, है ना, तो सबसे पहले उसको कौन खाएगा? तो आपके मन में विचार आएगा मैं खाऊंगा। ठीक, अब उसी समय अगर आपका भाई आ गया और उसने आपको खाते हुए देख लिया, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे ले तू भी, करके उसके मुंह में आप एक डाल देंगे, चुप रहेगा करके। तो सबसे पहले कौन खाया? मैं। आप दूसरे नंबर पे कौन खाया? तुम। आपने तुम करके उसको मुंह में डाल दिया। अब जो बच्चे हैं उसको कौन खाएगा? तो उसको जो बच्चा है उसको मैं और तुम ये दोनों को छोड़ के बाकी जो भी हैं वो खाएंगे, क्योंकि मैं खा लिया फर्स्ट में, तुम खा लिए सेकंड में, और बचे हुए को मैं और तुम को छोड़ के जो भी रहेंगे वो खाएंगे। तो देखिए, इस स्टोरी के माध्यम से हम जो सब्जेक्ट होता है उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इसको बोला जाता है केस। केस के हिसाब से जो सब्जेक्ट होता है वो उसको 3 भाग में बांट सकते हैं हम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द लास्ट वन इज थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आएगा कौन? जैसा कि हमने अभी चर्चा किया, तो फर्स्ट पर्सन में आएगा मैं, और ये है सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। इसके बाद में आएगा इसका प्लूरल नंबर, अगर एक से ज़्यादा है तो उसका बहुवचन। तो आई का हो जाएगा प्लूरल नंबर में वी, मतलब हम। अब दूसरे नंबर पे रसगुल्ला किसने खाया था? तुम। मैं के बाद तुम, तो इसमें आएगा प्लूरल नंबर में। इसकी खासियत यह है कि जो यू शब्द होता है, यू वर्ड होता है, जिसको हम हिंदी में तुम या आप बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हमेशा प्लूरल ही माना जाता है। यू इज़ ऑलवेज प्लूरल, इसका कोई सिंगुलर नंबर नहीं होता। हिंदी में हम क्या होता है, जैसे छोटा है उसको तुम बोल देते हैं, बड़ा है उसको आप बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि यू को मतलब सीधा सीधा आप ही होता है, वो तुम को नहीं जानते हैं। तो इसलिए जैसे हम सम्मानजनक बात करने के लिए आप कहाँ जा रहे हैं बोलते हैं ना, बहुवचन का यूज करते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में ये हमेशा के लिए वो प्लूरल ही होता है। क्लियर? अब आ जाते हैं थर्ड पर्सन। अब आई को और यू को छोड़ के, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, वी को अभी थोड़ा सा साइड रख देते हैं, क्योंकि वी जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन है ही, आई का ही प्लूरल नंबर है वो। तो इसलिए भी हमको याद ऐसे रखना है कि आई और यू को छोड़कर, मतलब मैं और तुम को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट आएंगे वो किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में आएंगे। और अगर वो एक है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, और एक से ज़्यादा है तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होगा। अब देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें बताई गई हैं। जैसे ही, अगर सामने वाला कोई लड़का है तो पुल्लिंग, लड़का मतलब पुल्लिंग के लिए हम यूज करते हैं ही, जिसका अर्थ होता है वह। लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए सी, और निर्जीव के लिए और जानवरों के लिए यूज होता है इट, उसका भी मीनिंग होता है वह। और इसको छोड़ के अगर कोई सिंगल नेम आता है, नेम का मतलब है व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, या किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, और अगर वह सिंगल है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा। और अगर ये जो नाम है एक से ज़्यादा नाम आता है तो वो हो जाएगा प्लूरल नेम। तो प्लूरल नेम किस में आ जाएगा? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। ठीक है, देखते हैं इन एग्जांपल्स के माध्यम में। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इज एम आर है वो किस में क्या लगेगा वो देख। तो देखिए, सिंगुलर नंबर एक है और प्लूरल नंबर 2 लाइन है, और यहाँ पे है कितने? 3 हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो आई है, आई जो है वो क्या बोलता है? मैं ले लेता हूँ इसको, एम को बोलता है आई एम द फर्स्ट, बाकी तुम लोग दोनों बांट लो बोलता है। ये सिंगुलर नंबर का बाकी जो बचे हैं आप लोग बाकी देख लो क्या करना है। तो ये हो गया आपका एम, आई ने ले लिया एम को। अब प्लूरल होता है, बड़ा होता है, एक से ज़्यादा होता है। अब ये बड़ा, ये बोलता है मैं बड़ा हूँ तो बड़ा वाला को लूँगा। बड़ा वाला मीन्स ARE, 3 लेटर हैं इसमें, IS इसमें 2 लेटर है। तो ये बोलता है मैं बड़ा हूँ इसलिए बड़ा को ले लेता हूँ। ये सारे प्लूरल, ये सब प्लूरल में क्या लगेगा? आर। अब बच्चा क्या? इधर इज बच्चा, इधर बच्चा थर्ड पर्सन बच्चा और सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या लग जाएगा? इज। तो इस प्रकार से हम इन तीनों हेल्पिंग वर्ब को इन सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करते हैं इसको। मैं खुश हूं,
आई एम हैप्पी, आई के साथ एम लगेगा, यहाँ पे क्लियर है, हो गया पहला। हम खुश हैं, वी देखिए क्या है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो वी आर हैप्पी। अब इसी प्रकार मनोज खुश है, मनोज देखिए एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कोई सिंगल नेम आता है, तो क्या है वो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज होना है, इज। मनोज इज हैप्पी, ये तीनों क्लियर हो गया। और आगे देखिए, वह तैयार है, वह, ही इज रेडी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तुम बढ़ाई हो, लिखा है यू, अब देखिए यू कहाँ आता है, यू इज ऑलवेज प्लूरल, प्लूरल में आता है, प्लूरल के साथ में क्या लगता है, आर, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आर अ कारपेंटर, तुम बढ़ाई हो। मेरा नाम संजय शर्मा है, माय नेम बोल रहे हैं, एक है वो, और मैं और तुम को छोड़कर है, मेरा नाम बोल रहे हैं ना, तो मैं नहीं बोल रहे हैं, तो मेरा नाम भी क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही होगा, तो माय नेम इज संजय शर्मा। नेक्स्ट, मोहन और सोहन दोस्त हैं, मोहन एंड सोहन, यहाँ पे देखिए कितने नाम आ रहे हैं, यहाँ पे मोहन एंड सोहन, दो नाम आ गए, दो नाम आ गए, इट मीन्स प्लूरल नेम, मतलब ये कहाँ आ गया, प्लूरल नंबर में आ गया, तो प्लूरल नंबर के साथ में क्या लगता है, आर, इसलिए देखिए क्या बनेगा, मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, मोहन और सोहन दोस्त हैं, मित्र हैं। गाय एक पालतू जानवर है, गाय ये एक जानवर का यहाँ पे नाम दिया गया है, एक है इसलिए क्या आएगा, ये थर्ड पर्सन में आएगा और सिंगुलर नंबर में, तो द काउ इज अ पेट एनिमल, द काउ इज अ पेट एनिमल। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट में इज एम आर का यूज करते हुए सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अगर इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और चलिए प्रेजेंट के बाद हम पास्ट को पढ़ते हैं। पास्ट का स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वाज वर ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद या तो वाज होगा या वर होगा, उसके बाद में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए केस के माध्यम से हमने सारे सब्जेक्ट को बांट लिया है, तीन प्रकार के सब्जेक्ट है यहाँ पे, एक में सिंगुलर कैटेगरी में है और दूसरा प्लूरल कैटेगरी में है। तो इसके पहले जो प्रेजेंट में था उसमें इज एम आर तीन था, तो तीन में होने के कारण वहाँ कन्फ्यूजन था कि तीन को कैसे कैसे लगाएं। अब यहाँ सीधा सीधा दो है और यहाँ भी सीधा सीधा दो लाइन है, एक सिंगुलर का लाइन है, एक प्लूरल का लाइन है, एक प्लूरल का लाइन है। तो आप सीधा सीधा लगा दीजिए, सिंगुलर के लाइन में आ जाएगा आपका वॉज और प्लूरल के लाइन में आप लगा दीजिए वर। तो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी आएंगे इंक्लूडिंग आई भी सिंगुलर है, में वॉज, और पूरा प्लूरल में इंक्लूडिंग यू क्या आ जाएगा, वर। कन्फ्यूजन जो है यू के साथ आ सकता है क्योंकि यू बोलने से एक व्यक्ति का बोध होता है साधारण दृष्टि से, लेकिन हमको उसको समझना है, जान के रखना है कि यू जो होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए यू के साथ भी वर लगेगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं इसको। मैं गलत था, मैं सिंगुलर में है, वॉज लगेगा, आई वॉज रॉन्ग। बस खाली थी, बस सिंगुलर नंबर में है, वॉज, द बस वॉज एम्प्टी। अमर मेरा सहपाठी था, अमर वॉज माई क्लासमेट, ये सारे सिंगुलर के ही हैं। सभी पागल थे, यहाँ सभी बोलने से हमको प्लूरल का बोध हो रहा है, इसलिए ऑल वर मैड, वर का यूज होगा उसमें। थैली भरी हुई थी, थैली, द बैग वॉज फुल। वे दुखी थे, यहाँ पे प्लूरल आ गया, दे वर अनहैप्पी, अनहैप्पी मीन्स दुखी। नेक्स्ट, लड़का गरीब था, द बॉय वॉज पुअर। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। बच्चे जल्दी में थे, बच्चे, द चिल्ड्रन। कभी कभी यहाँ पे लोग चिल्ड्रंस कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एक बच्चा का मतलब चाइल्ड होता है और चाइल्ड का प्लूरल नंबर क्या होता है, चिल्ड्रन। तो क्या आ जाएगा बच्चे बोलने से, द चिल्ड्रन वर इन अ हरी, इन अ हरी। इन अ हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में होना, तो द चिल्ड्रन वर इन अ हरी। तो इस प्रकार से हम पास्ट के स्ट्रक्चर में वाज और वर का यूज करते हुए बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस हम बना सकते। फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट।
इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, जो होता है विल बी। सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। आप सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर का, तो जो भी सब्जेक्ट आएगा वो सबके साथ में विल बी का यूज किया जाएगा। देखिए एग्जांपल देखते हैं। वह भूखा होगा, ही विल बी हंग्री। भूखा हंग्री, तो ही विल बी हंग्री। वह घर पर होगी, सी लड़की है, सी विल बी एट होम। वह घर पर होगी। पापा ऑफिस में होंगे, डैड विल बी इन ऑफिस। मैं अगले साल 20 साल का हो जाऊंगा, है फ्यूचर की बात है, अगले साल हो जाएगा। आई विल बी 20 नेक्स्ट ईयर। अगले साल मैं 20 का हो जाऊंगा। यहाँ पे 20 ईयर्स बताना जरूरी नहीं है, मैं 20 का हो जाऊंगा ऐसा बोल सकते हैं। मैं सोमवार को जयपुर में रहूँगा, आई विल बी इन जयपुर ऑन मंडे। तो इस प्रकार से हम विल बी का प्रयोग करते हुए फ्यूचर से संबंधित सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिए, ये सारे था अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको बोलते हैं स्वीकारात्मक। अब अगर इसमें निगेटिव सेंटेंस बनाना हो सिंपल सेंटेंसेस से संबंधित, तो क्या करना पड़ता है। देखिए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब रहता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सेंटेंस में है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में हम NOT नॉट का यूज़ करके उसको निगेटिव बना लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। मैं गलत नहीं हूँ, ये प्रेजेंट का है। आई एम, अगर गलत हूँ का क्या हो जाएगा, आई एम रॉन्ग। अब बोलता है मैं गलत नहीं हूँ तो आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमको नॉट लगा देना है। सेकंड देखिए, आपका मित्र अच्छा नहीं है, योर फ्रेंड इज नॉट गुड। इज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगा दीजिए। योर फ्रेंड इज नॉट गुड। पानी गर्म नहीं था, ये पास्ट का है। द वाटर वॉज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद लगा दिए नॉट। द वाटर वॉज नॉट हॉट। रवि वहाँ नहीं होगा, फ्यूचर का है। रवि विल नॉट बी देयर। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि विल बी है तो जो नॉट लगता है वो इस बीच में लगता है, विल नॉट बी। तो ये आपको विशेष रूप से इसको ध्यान रखना है। रवि वहाँ नहीं होगा, रवि विल नॉट बी देयर। मेरा भाई अगले रविवार को घर पर नहीं होगा, माई ब्रदर विल नॉट, विल के बाद नॉट, माई ब्रदर विल नॉट बी एट होम नेक्स्ट संडे। तो इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंसेस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और अभी मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एक कंप्लीट चैप्टर होगा और उसमें आपको ये जो प्रश्नवाचक होते हैं वो अच्छे से समझ में आएगा। तब उस समय आपको एक साथ सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग टू स्पीक। हैव ए गुड डे। थैंक यू।